न्यू रिएक्शन वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हो वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है? या फिर गाड़ी में लगे एयर बैग्स जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते हैं? और हिस्ट्री का सबसे पहला एयर बैग कब और क्यों बनाया गया था? बुलेट ग्लास में ऐसा क्या लगा होता है कि 9 mm की बुलेट भी उसे पार नहीं कर पाती? और गन्ने के जूस से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स बनाने का ये खुफिया प्रोसेस आप नहीं जानते होंगे। और इन भारी भरकम एल्यूमिनियम ब्लॉक से खाना रैप करने वाली एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनती है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इन चीजों को कितनी मेहनत और टेक्निक से बनाया जाता है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1, एयर बैग्स। एयर बैग्स का सबसे पहला आइडिया 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था। वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस इंसिडेंट ने उस इंजीनियर को एयर बैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों की रिसर्च के बाद उसने एक ऐसा एयर बैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था और एक्सीडेंट के वक्त टाइम ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस प्रॉब्लम का कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकल सका। लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयर बैग को एक केमिकल एक्सप्लोसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयर बैग के अंदर मौजूद ये केमिकल सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इस केमिकल में एक धमाका होता है जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयर बैग को इमीडिएटली फुला देती है। क्रैश होने से लेकर एयर बैग के फूलने तक का टाइम सिर्फ 20 मिलीसेकंड होता है, यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है उतने टाइम में एक एयर बैग 5 बार फूल सकता है। एयर बैग का मटेरियल भी काफी खास होता है, जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के कंपैरिजन में इसका मटेरियल काफी मोटा रखा जाता है। एक टाइम पे 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो इसका सेंसर इमीडिएटली मशीन को ऑफ कर देता है। नो डाउट ये मशीन काफी फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक ही बना पाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पे बाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, इसीलिए अब इसको गर्म रोलर्स के ऊपर गुजार कर सुखाया जाता है और फिर प्रेस किया जाता है। अब क्योंकि एयर बैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज्ड रोलर्स इस फैब्रिक पे अच्छी तरह से सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े ओवन में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है अलग अलग शेप और साइज के एयर बैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एयर बैग को इक्वल साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयर बैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। नंबर 2, एल्यूमिनियम फॉइल। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की। एल्यूमिनियम फॉइल इतनी पतली होती है कि थोड़ा सा प्रेशर भी इसको आसानी से फाड़ सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एल्यूमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस, जिनको इनकोट्स भी कहा जाता है, इनको 650 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया जाता है। 27,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस एल्यूमिनियम ब्लॉक को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम ब्लॉक को 15 बार रोलिंग मशीन से गुजारने के बाद 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर जितनी शीट को एक फॉइल शीट जितना पतला करने के लिए एक अलग मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल इतनी पतली हो जाती है कि इसकी साइड्स डैमेज हो जाती हैं, लेकिन एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइजेस में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज हुई हुई साइड्स को काट कर अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड पे फिनिश प्रोडक्ट यानी एल्यूमिनियम फॉइल के रोल बाइंड होते जाते हैं, जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नंबर 3, बुलेट प्रूफ ग्लास। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। एक 9 mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट में भी आर पार छेद कर देती है, लेकिन
लेकिन क्यों ये बुलेट प्रूफ ग्लास को आर पार नहीं कर पाती? बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे बुलेट इसको क्रॉस ही नहीं कर सकती? सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि एक बेंट ग्लास एक सीधे या स्ट्रेट ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 4 बेंट ग्लासेस को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में एक पीवीबी की शीट भी डाली जाती है। ये खास शीट ना सिर्फ ग्लास को जोड़कर रखती है, बल्कि ये इन ग्लासेस को भी सॉलिड बना देती है। 4 बेंट ग्लास और 3 पीवीबी शीट्स के इस सैंडविच की साइड्स को टेप करके इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रैप के अंदर की सारी हवा निकाल दी जाती है। फिर इसको एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये गर्माइश और प्रेशर पीवीबी और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है। जो पहले 4 ग्लास और 3 पीवीबी शीट्स थी, वो अब फ्यूज होकर एक यूनिट बन जाती है और अब ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास पे अगर 9 mm की बुलेट से टेस्ट किया जाए तो शुरू की लेयर्स गोली की एनर्जी को पूरे ग्लास पे फैला देती हैं और बीच वाली पीवीबी शीट गोली को रोक देती है, जबकि सबसे लास्ट वाली शीट तक बुलेट पहुंच ही नहीं पाती। नंबर 4, पेंसिल। अब बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में, जिसको अक्सर लेड पेंसिल भी कहा जाता है। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है, जो पेपर पे अपनी ब्लैक इमेज छोड़ देता है। हिस्ट्री की सबसे पहली पेंसिल 1630 में बनाई गई थी, क्योंकि ग्रेफाइट और लेड देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं। इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाला जाता है। ये कंफ्यूजन 1789 में क्लियर हो गई थी, लेकिन अभी भी लोग पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट ही होती है तो इसको प्रेशर की मदद से लेड के साइज के होल से निकाला जाता है। इस मशीन की हेल्प से बिल्कुल सेम साइज की लेड्स निकल जाती हैं। फिर इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये सॉलिड हो जाएं। कलर पेंसिल की लेड्स बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का यूज किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मली कलर पेंसिल की लेड्स मोटी भी रखी जाती हैं, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती हैं। लेड्स बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल बनाने की। 10 mm की वुडन शीट्स पर मशीन की मदद से लेड के साइज जितनी नालियां सी बनाई जाती हैं। उसके बाद इन नालियों में इन लाइंस में ग्लू लगाई जाती है और फिर इसमें लेड्स को बिठाकर उसके ऊपर वुडन शीट को रखा जाता है। अब इनको एक बड़े ड्राइंग व्हील में डालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि सैंडविच और लेड्स अच्छी तरह मजबूत हो जाएं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब बढ़ते हैं मिलिंग मशीन की तरफ, जहां इस सैंडविच को मिलिंग मशीन इस तरह काट कर अलग अलग शेप की पेंसिल बना देती है। इसके बाद इन पेंसिल्स को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पे स्टैंप लगाती जाती है। इस सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है, जिसमें लेड्स का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल्स को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। नंबर 5, शुगर। अब बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शुगर यानी चीनी की। कभी सोचा है कि गन्ने के जूस में से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स आखिर कैसे बनते हैं? इसके पीछे भी बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना ट्रक्स में लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर केन के इस जूस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज बाकी होती हैं, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के रेजिन्स। फिर बारी आती है इसको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और इस दौरान इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज जैसे कि रेत, मिट्टी या पत्थर के टुकड़े जूस से अलग हो जाते हैं और बॉटम में जमा हो जाते हैं। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि ये बचा हुआ कचरा कोई कचरा नहीं है, बल्कि इसे खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां इसको इतना ज्यादा बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी इवेपोरेट हो जाए और पीछे इस तरह की थिक पेस्ट बच जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के व्हाइट क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक और मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के टब में होल्स होते हैं और वो तेज घूमकर कपड़ों में से पानी को निकाल देती है, ठीक इसी तरह ये मशीन भी काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पे घुमाया जाता है तो ये बचा हुआ पानी टब के होल से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के व्हाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल्स में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको सूखने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब ये शुगर पैकिंग के
लिए बिल्कुल तैयार है। इस पैकिंग मशीन की मदद से एक एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो। ये और गाइस वीडियो तो बढ़िया था, लेकिन शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जाने दो अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।